मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो बहुत खास है, आप सबको देखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही मैं आप सबको बोलूंगी, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। सब्सक्राइब के बाजू में है नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास कई सहस्र वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले पहले आधुनिक मनुष्य या होमोसेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता है। 6,500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत, स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति, जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान पनपी। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। 19वीं शताब्दी के पाश्चात्य विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया और यहीं ऋग्वेद की रचनाओं की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब, भारत और हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत में आने का न तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और न ही डीएनए अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थीं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। यह आज से 4000 साल पूर्व भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई थी। आर्य लोग खानाबदोश गडेरियों की भांति अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। इन लोगों ने पत्थर के नुकीले हथियारों से काम लेना सीखा। मनुष्यों की इस सभ्यता को वे यूलित सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में कुछ सुधार हुआ तो फिर चिलियन सभ्यता आई। इन हथियार औजारों की सभ्यता के समय का मनुष्य नर वानर के रूप में थे। उनमें वास्तविक मनुष्यत्व का बीजारोपण नहीं हुआ था। मुस्टेरियन सभ्यता के पश्चात रेंडियन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय लोगों में मानवोचित बुद्धि का विकास होने लगा था। फिर इसके बाद वास्तविक सभ्यताएं आई, जिसमें पहली सभ्यता नवपाषाण कालीन कही जाती है। इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने जैसा ही वास्तविक मनुष्य था। अतः यूथिल सभ्यता से लेकर नवपाषाण सभ्यता तक का काल पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग के बाद मानव जाति में धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ।
धातु युग का प्रारंभ ताम्र युग से होता। नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी। इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्रयुग की स्थापना की। यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस ताम्रयुग के चिन्ह अन्वेषकों को चान्हू डेरों तथा विजनौत नामक स्थानों में खुदाई में मिले हैं। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही है। मेसोपोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति प्रोटोइलामाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी है। सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकन पुरातत्वविद डी स्टेरा ने सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातु युग में मिलाने वाला कहते हैं। ताम्र सभ्यता के बाद कांसे की सभ्यता आई। कांसे की सभ्यता संभवतः सुमेरियन लोगों की थी। मेसोपोटामिया के उर, फराकेश तथा इलाम के सूसा और तपा, मुसियान आदि जगहों में उन्हें खुदाई में कांसे की सभ्यता के नीचे ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामिया में जहां जहां इस प्रोटो इलामाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले हैं, उसके और सुमेरु जाति की कांसे की सभ्यता के स्तरों के बीच में किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का उसे 4 फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ है। यूरोपीय पुरातत्ववेत्ताओं का यह मत है कि मिट्टी का यह स्तर उस बड़ी बाढ़ द्वारा बना था जिसको प्राचीन ग्रंथों में नूह का प्रलय कहते हैं। ताम्रयुग की प्रोटोइलामाइट सभ्यता के अवशेष इस प्रलय के स्तर के नीचे प्राप्त हुए हैं। इसका यह अर्थ लगाया गया कि इस प्रलय के प्रथम में ही प्रोटो इलामाइट सभ्यता का अस्तित्व था। इस सभ्यता के अवशेषों के नीचे कुछ स्थानों में निम्न श्रेणी की पाषाण सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुए। अशोक, जो ईसा पूर्व 265 से 241 तक शासन करते थे, इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था, पर वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य की शुरुआत भी दक्षिण में इसी समय हुई। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6ठी शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशाम्बी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। तथापि गणराज्यात्मक राज्यों के तब भी स्पष्ट संकेत थे जब राजाओं के अधीन राज्यों का विस्तार हो रहा था। इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया। आठवीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज्य किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे। 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 300 वर्षों तक चला। इसी समय दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया। 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनवाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 में मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेजों ने डचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आज़ादी 1947 में मिली,
जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद से भारत में गणतांत्रिक शासन लागू है। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास सामान्य विद्वान भारतीय इतिहास को एक संपन्न पर अर्धलिखित इतिहास बताते हैं, पर भारतीय इतिहास के कई स्रोत हैं। सिंधु घाटी की लिपि, अशोक के शिलालेख, हेरोडोटस फा, हियान हुएन सांग संगम, साहित्य मार्को पोलो, संस्कृत लेखकों आदि से प्राचीन भारत का इतिहास प्राप्त होता है। मध्यकाल में अल बेरुनी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के राजाओं की जीवनी भी महत्वपूर्ण है। बाबरनामा, आइन ए अकबरी आदि जीवनियां हमें उत्तर मध्यकाल के बारे में बताती हैं। प्रागैतिहासिक काल, जो 3300 ईसा पूर्व तक का है, भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण 1 लाख से 80,000 वर्ष पूर्व का है। पाषाण युग, जिसे भीमबेटका मध्य प्रदेश के चट्टानों पर चित्रों के आधार पर जाना जाता है, का कालक्रम लगभग 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रथम स्थायी बस्तियां 9,000 वर्ष पूर्व स्वरूप लेने लगीं। उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता 7,000 ईसा पूर्व विकसित हुई, जो 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य अपने चरम पर थी। वैदिक सभ्यता का कालक्रम भी ज्योतिष के विश्लेषण से 4,000 ईसा पूर्व तक जाता है। आर्य लोग खानाबदोश गडेरियों की भांति अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। इन लोगों ने पत्थर के नुकीले हथियारों से काम लेना सीखा। मनुष्यों की इस सभ्यता को वे युलित सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में कुछ सुधार हुआ तो फिर चिलियन सभ्यता आई। इन हथियार औजारों की सभ्यता के समय का मनुष्य नर वानर के रूप में थे। उनमें वास्तविक मनुष्यत्व का बीजारोपण नहीं हुआ था। मुस्टेरियन सभ्यता के पश्चात रेंडियन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय लोगों में मानवोचित बुद्धि का विकास होने लगा था। फिर इसके बाद वास्तविक सभ्यताएं आईं, जिसमें पहली सभ्यता नवपाषाण कालीन कही जाती है। इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने ही जैसा ही वास्तविक मनुष्य था। अतः युलित सभ्यता से लेकर नवपाषाण सभ्यता तक का काल पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग के बाद मानव जाति में धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ। धातु युग का प्रारंभ ताम्र युग से होता है। नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी। इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्रयुग की स्थापना की। यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस ताम्रयुग के चिन्ह अन्वेषकों को चान्हू डेरों तथा बिजनौत नामक स्थानों में खुदाई में मिले हैं। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही है। मेसोपोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति प्रोटोइलामाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी। सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकन पुरातत्वविद डार डीसटेरा ने सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातु युग में मिलाने वाला कहा। ताम्र सभ्यता के बाद कांसे की सभ्यता आई। कांसे की सभ्यता संभवतः सुमेरियन लोगों की थी। मेसोपोटामिया के उर-फराकिश तथा इलाम के सुसा और तपा मुसियान आदि जगहों में उन्हें खुदाई में कांसे की सभ्यता के नीचे ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामिया में जहाँ जहाँ इस प्रोटो इलामाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले हैं, उसके और सुमेरु जाति की कांसे की सभ्यता के स्तरों के बीच में किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का उसे 4 फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ है। यूरोपीय पुरातत्ववेत्ताओं का यह मत है कि मिट्टी का यह स्तर उस बड़ी बाढ़ द्वारा बना था, जिसको प्राचीन ग्रंथों में नूह का प्रलय कहते हैं। ताम्रयुग की प्रोटोइलामाइट सभ्यता के अवशेष इस प्रलय के स्तर के नीचे प्राप्त हुए हैं। इसका यह अर्थ लगाया गया कि इस प्रलय के प्रथम ही प्रोटो इलामाइट सभ्यता का अस्तित्व था। इस सभ्यता के अवशेषों के नीचे कुछ स्थानों में निम्न श्रेणी की पाषाण सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। पहला नगरीकरण, जो 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है।
नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी। इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्रयुग की स्थापना की। यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस ताम्रयुग के चिन्ह अन्वेषकों को चान्हू डेरों तथा विजनौत नामक स्थानों में खुदाई में मिले हैं। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही है। मेसोपोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति प्रोटाइलामाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी है। सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकन पुरातत्वविद डार डी टेरा ने सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातु युग में मिलाने वाला कहते हैं। वैदिक सभ्यता जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। यह तिथि क्रम पाश्चात्य इतिहासकारों ने दिया है। सनातन संस्कृति का कोई तिथि क्रम नहीं है। सनातन का अर्थ शाश्वत है। यह सृष्टि के आरंभ से ही है, अतः तिथिक्रम महत्वपूर्ण नहीं। तिथिक्रम पाश्चात्य अवधारणा है। हम विश्वगुरु लोग इसमें विश्वास नहीं रखते। भारत को एक सनातन राष्ट्र माना जाता है क्योंकि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र था। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में भारत राष्ट्र की स्थापना का वर्णन आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु ने व्यवस्था संभाली। इनके दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद भक्त ध्रुव के पिता थे। इन्हीं प्रियव्रत के 10 पुत्र थे। 3 पुत्र बाल्यकाल से ही विरक्त थे। इस कारण प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त कर एक एक भाग प्रत्येक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं में से एक थे आग्नेद्र, जिन्हें जम्बू द्वीप का शासन कार्य सौंपा गया। वृद्धावस्था में आग्नेद्र ने अपने 9 पुत्रों को जम्बू द्वीप के विभिन्न 9 स्थानों का शासन दायित्व सौंपा। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि, जिन्हें हिमवर्ष का भूभाग मिला। इन्होंने हिमवर्ष को स्वयं के नाम अजनाब से जोड़कर अजनाभ वर्ष प्रचारित किया। यह हिमवर्ष या अजनाभ वर्ष ही प्राचीन भारत देश था। राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभ। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में भरत ज्येष्ठ एवं सबसे गुणवान थे। ऋषभदेव ने वानप्रस्थ लेने पर उन्हें राजपाट सौंप दिया। पहले भारतवर्ष का नाम ऋषभदेव के पिता नाभिराज के नाम पर अजनाभवर्ष प्रसिद्ध था। भरत के नाम से ही लोग अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे। ईसा से कोई 4 सहस्र वर्ष पूर्व भारतवर्ष के मूल पुरुष स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए। इनकी 3 पुत्रियां तथा 2 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। इन्हें प्रियव्रत ने पृथ्वी बांट दी। ज्येष्ठ पुत्र अग्निंद्र को उसने जम्बूद्वीप यानी एशिया दिया। इसे उसने अपने हाथों 9 पुत्रों में बांट दिया। बड़े पुत्र नाभि को हिमवर्ष हिमालय से अरब समुद्र तक देश मिला। नाभि के पुत्र महाज्ञानी सर्वत्यागी ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के पुत्र महाप्रतापी भरत हुए, जिन्होंने अष्टद्वीप जय किए और अपने राज्य को 9 भागों में बांटा। भरत के नाम पर हिमवर्ष का नाम भारत, भारतवर्ष या भरतखंड प्रसिद्ध हुआ। इसके अनंतर इस प्रियव्रत शाखा में 35 प्रजापति और 4 मनु हुए। चारों मनुओं के नाम स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत थे। इन मनुओं के राज्यकाल को मनवंतर माना गया। चाक्षुष रैवत मनवंतर की समाप्ति पर 36वां प्रजापति और छठा मनु स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद की शाखा में चाक्षुष नाम से हुआ। इस शाखा में ध्रुव, चाक्षुष मनु, वेण, पृथु, प्रचेत्स आदि प्रसिद्ध प्रजापति हुए। इसी चाक्षुष मनवंतर में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। भरतवंश का विस्तार हुआ। राजा की मर्यादा स्थापित हुई। वेदोदय हुआ। इस वंश का वेण प्रथम राजा था। इस वंश का पृथु वैन्य प्रथम वेदर्षि था। उसने सबसे प्रथम वैदिक मंत्र रचे। अगम भूमि को समतल किया गया, उसमें बीज बोया गया। इसी के नाम पर भूमि का पृथ्वी नाम विख्यात हुआ। इसी वंश के राजा प्रचेतस ने बहुत से जंगलों को जलाकर उन्हें खेती के योग्य बनाया। जंगल साफ कर नई भूमि निकाली, कृषि का विकास किया।
इन छहों मनुओं के काल का समय, जो लगभग 1300 वर्ष का काल है, सतयुग के नाम से प्रसिद्ध है। मनवंतर काल में वह प्रसिद्ध प्रलय हुआ जिसमें काश्यप सागर तट की सारी पृथ्वी जल में डूब गई। केवल मन्यु अपने कुछ परिजनों के साथ जीवित बचा। सतयुग को ऐतिहासिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक प्रियव्रत शाखा काल जिसमें 35 प्रजापति और 5 मनु हुए। दूसरा उतानपाद शाखा काल जिसमें चाक्षुष मनवंतर में 10 प्रजापति और राजा हुए। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस काल के दो भाग किए जाते हैं, एक प्राकवेद काल 39वें प्रजापति तक एवं दूसरा वेदोदय काल। भूमि का बंटवारा, महाजल प्रलय, भूसंस्कार, कृषि, राज्य स्थापना, वेदोदय तथा भारत और पर्शिया में भरतों की विजय इस काल की बड़ी सांस्कृतिक और राजनैतिक घटनाएं हैं। वेदोदय चाक्षुष मनवंतर की सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना है। चाक्षुष मनु के 5 पुत्र थे, अत्यराति, जानंतपति, अभिमन्यु, उर, पुर और तपोरत। उर के द्वितीय पुत्र अंगिरा थे। इन छहों वीरों ने पर्शिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उस काल में पर्शिया का साम्राज्य 4 खंडों में विभक्त था, जिनके नाम सुग्ध, मरु, बरवधी और निशा थे। बाद में हर्यु, हिरात और वकृत काबुल भी इसी राज्य में मिला लिए गए थे। यहाँ पर प्रियव्रत शाखा के स्वारोचिष मनु के वंशज राज्य कर रहे थे। जानंतपति महाराज अत्यराति चक्रवर्ती कहे जाते थे। भारतवर्ष की सीमा के अंतिम प्रदेश और पर्शिया का पूर्वी प्रांत सत्यगिरि के नाम से विख्यात था। उस समय इस स्थान को सत्यलोक भी कहते थे। उसी के सामने सुमेरु के निकट बैकुंठ धाम था, जो देमाबंद एल्बुर्ज पर्वत पर ईरानियन पैराडाइज के नाम से अभी जाना जाता है। देमाबंद तपोरिया प्रांत में था। इसी प्रांत के तपस्वी विकुंठा और उनके पुत्र का नाम बैकुंठ था। बैकुंठ धाम उन्हीं की राजधानी थी। चक्रवर्ती महाराज अत्यराति के तीसरे भाई का नाम ओर था। इन्होंने अफ्रीका, सीरिया, बेबीलोनिया आदि देशों में विजय प्राप्त किया और ईसा से 2000 वर्ष पूर्व अब्राहम को पद से हटाकर पूर्वी मिस्र में अपना राज्य स्थापित किया था। इस बात का संकेत ईसाइयों के पुराने अहदनामे में मिलता है। उर बेबीलोनिया का ही एक प्रदेश था। प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी इसी उर प्रदेश की थी। ईरान के एक पर्वत का नाम भी उरल है। उर्मिया प्रदेश भी है, जहाँ जोरास्टर का जन्म हुआ था। उरवंशियों के ईरान में उर, पुर और वन ये 3 राज्य स्थापित हुए थे। जल प्रलय से पूर्व बेबीलोनिया में मत्स्य जाति के लोगों का ही राज्य था। यह प्राचीन जाति चिरकाल से उस देश पर शासन करती थी। यह जाति प्रसिद्ध नाविक थी। चाक्षुष मनु के चौथे पुत्र एवं जानंतपति महाराजा अत्यराति के भाई का नाम पुर था। इनकी राजधानी एल्बुर्ज पर्वत के निकट पुरसिया था। इन्हीं के नाम पर ईरान का नाम पर्शिया पड़ा। महाराज अत्यराति के 5वें भाई का नाम तपोरत था। इन्होंने तपोरत नाम से अपना राज्य स्थापित किया, जो तपोरिया प्रांत कहलाता था। इसी तपोरत प्रदेश में बैकुंठ था, जो देमाबंद पर्वत पर है। तपस्वी बैकुंठ महाराज तपोरत के ही वंशज थे। इन्हीं की राजधानी बैकुंठ धाम थी। तपोरत के राजा बाद में देमाबंद कहने लगे, जिन्हें हम देवराज कहते हैं। इस तपोरिया भूमि को मजांदिरन भी कहते हैं। जानंतपति अत्यराति के वंशज अर्राट थे। आर्मेनिया इनका प्रांत था। अर्राटों ने आगे असुरों से भारी भारी युद्ध किए थे। अर्राट पर्वत भी अत्यराति के नाम पर ही है। सीरिया का नगर अत्यरात अधराउट इन्हीं के नाम पर था। उर के पुत्र अंगिरा ने अफ्रीका को जीतकर वहां राज्य स्थापित किया था। अंगिरा पिक्यूना के निर्माता और विजेता यही थे। अंगिरा और मन्यु की विजयों और युद्ध अभियानों के वर्णन से ईरानी हिब्रू धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। इनके सर्वग्राही और भयानक आक्रमण से पद्दलित होकर ईरान के लोग उन्हें अहित देव, दुखदाई अहरिमन और शैतान कहकर पुकारने लगे। अवस्था में अंगिरा, मन्यु, अहरिमन कहाँ है? बाइबल में उन्हें शैतान कहा गया है। मिल्टन के स्वर्गनाश की कथा में इसी विजेता को शैतान कहा गया है। पाश्चात्य देशों के ग्रंथ इतिहास इन्हीं 6 विजेताओं की दिग्विजय के वर्णनों से भरे पड़े हैं। पाश्चात्य साहित्य में इन्हें विकराल देव और शैतानिक होस्ट के अधिनायक कहा गया है। ये छहों ईरान के प्राचीन उपास्य देव हो गए थे। उन्हीं की विजय गाथा मिल्टन ने 40 वर्ष तक गाए हैं। पाश्चात्य इतिहासवेत्ताओं ने इस आक्रमण का काल ईसा से करीब 2300 वर्ष पूर्व बताते हैं। भारत के उत्तरापथ में आर्यावर्त था, जिसमें 2 राज्य थे, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल। ये दोनों आर्य राज्य समूह थे।
सूर्यमंडल में मानव कुल और चंद्रमंडल में एल कुल का राज्य था। सूर्य कुल ने आर्य जाति का निर्माण किया, उसी प्रकार वरुण ने सुमेर जाति को जन्म दिया। ये सुमेर जाति सुमेर सभ्यता की प्रस्तारक और इराक के सबसे प्राचीन शासक थी। संसार के पुरातत्वविद डॉक्टर फ्रैंकफोर्ट और लेग्डन आदि यह कहते हैं कि प्रोटो इलामाइट सभ्यता का ही विकसित रूप सुमेरु सभ्यता है, अर्थात प्रोटो इलामाइट सभ्यता से ही सुमेरु सभ्यता का जन्म हुआ है। जल प्रलय के पहले चाक्षुष मनु के वंशज का यहाँ राज्य था। मनुपुत्र चक्रवर्ती महाराज अत्यराथि जानंतपति यहाँ के राजा थे। चाक्षुष मनु का वंश ही प्रोटोइलामाइट सभ्यता का जनक था। जल प्रलय में मनु के संपूर्ण वंशज का विनाश हो गया था, सिर्फ कुछ को छोड़कर। दूसरा नगरीकरण 600 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के पश्चात 16 महाजनपद उत्तर भारत में मिलते हैं। 500 ईस्वी पूर्व के बाद कई स्वतंत्र राज्य बन गए। उत्तर में मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्मिलित थे, ने भारत के सांस्कृतिक पटल पर उल्लेखनीय छाप छोड़ी। 180 ईस्वी के आरंभ से मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिनके परिणाम स्वरूप उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ग्रीक, इंडो स्किथियन, इंडो पार्थियन और अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। तीसरी शताब्दी के आगे का समय, जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न समयकाल में कई राजवंश चालुक्य, चेर, चोल, कदंब, पल्लव तथा पांड्य चले। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन प्रौद्योगिकी, धर्म तथा दर्शन इन्हीं राजाओं के शासनकाल में फले फूले। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 200 ईसा पूर्व 1200 ईस्वी मध्यकाल का सनातन संस्कृति में बहुत अधिक महत्व नहीं है। ये काल लुटेरों का था। इस काल में सनातन में अनेक योद्धा हुए जो हार कर भी जीते। जो सनातन रूप से विजयी है उसे हराया नहीं जा सकता, वह शाश्वत विजयी है। बारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत पर इस्लामी आक्रमणों के पश्चात उत्तरी व केंद्रीय भारत का अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत के शासनाधीन हो गया और बाद में अधिकांश उपमहाद्वीप मुगल वंश के अधीन। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य शक्तिशाली निकला। हालांकि विशेषतः तुलनात्मक रूप से संरक्षित दक्षिण में अनेक राज्य शेष रहे अथवा अस्तित्व में आए। प्रारंभिक आधुनिक भारत 1526 से 1858 ईस्वी। 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटेन सहित अनेकों यूरोपीय देशों जो कि भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे, उन्होंने देश में स्थापित शासित प्रदेश जो कि आपस में युद्ध करने में व्यस्त थे का लाभ प्राप्त किया। अंग्रेज दूसरे देशों से व्यापार के इच्छुक लोगों को रोकने में सफल रहे और 1840 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण देश पर शासन करने में सफल हुए। 1857 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध असफल विद्रोह, जो कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से जाना जाता है, के बाद भारत का अधिकांश भाग सीधे अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। आधुनिक और स्वतंत्र भारत 1850 ईस्वी के बाद। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चला। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सफल हुआ, जब भारत ने अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, मगर देश को विभाजन कर दिया गया। तदुपरांत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत एक गणराज्य बना। आप सबको भी मेरी वीडियो कैसे लगे कमेंट्स करके बताइए। शेयर कीजिए ये वीडियो को।